दिन में उसने लिख दिया 500 पेशेंट मैंने अटेंड किए। दवाई ना, इंजेक्शन ना, वैक्सीनेशन ना, क्योर, किसी भी तरह का समाधान उन मोहल्ला क्लिनिकों पे नहीं था। केवल एक पीआर शीट क्रिएट करने के माध्यम वो बने। पर आज जो आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसमें जितनी सुविधाएं जनता को दी जा रही है, उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन, उसमें मेडिसिन, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें डॉक्टर, उसमें हेल्थ केयर, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरी फैसिलिटीज, हर तरह की सुविधाएं आरोग्य मंदिर में दी गई है। दे आर प्राइमरी सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर। आज 1100 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, किसी नेता की फोटो नहीं है वहां पे केवल और केवल दिल्ली की जनता के लिए इलाज है, जिसे केंद्र सरकार ने 5 साल पहले दिल्ली को एक फंड एलोकेट किया था कि आप दिल्ली की जनता को इसको इस्तेमाल करें हेल्थ केयर में। परंतु पिछली सरकारों ने केवल अपने अहंकार के कारण उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब जब उसका आखिरी साल है उन पैसों को खर्च करने का, तो दिल्ली में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपना काम कर रही है और दिल्ली को प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा रही है। एक्चुअल में अपने आप में इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हजारों लोग रोजाना एनसीआर में जाते हैं और एनसीआर से रोजाना हजारों लोग दिल्ली आते हैं। तो यहाँ की कनेक्टिविटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि रोजाना की आपकी जिंदगी में वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चाहे वो मेट्रो हो, चाहे आरआरटीएस हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे हमारे पेरिफेरल जितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज को हमारी मोदी सरकार ने दिल्ली को सौगात देते हुए, अभी देखिए आप UER2 जो 11,000 करोड़ की लागत से बना, उससे कितने आराम से और कितने कम समय में दिल्ली के किसी भी कोने से व्यक्ति जो है वो एयरपोर्ट और गुड़गांव तक जा सकता है बिना किसी ट्रैफिक कंजेशन के, बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए हुए। ये सारी चीजें जो जरूरी थी इस दिल्ली एनसीआर के लिए, दिल्ली राज्य के लिए, वो किसी ने यदि ध्यान की तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और तो इसलिए जितना भी धन्यवाद मोदी सरकार का किया जाए, प्रधानमंत्री जी का किया जाए, उतना कम है। मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि पिछली सरकारों ने केवल अपशब्द कहने का काम केंद्र के लिए किया। आज यदि दिल्ली की कुछ लाइफलाइन है तो वो दिल्ली मेट्रो है। मेरी नानी और हमारा सीवर ठीक ठाक काम करता रहे, मुझे घर से अपने ऑफिस तक की बस मिल जाए या मेट्रो में चढ़ पाऊं, ये कुछ चीजें सामान्य स्तर की हैं जो दिल्ली अपनी बेसिक जरूरतों को खोज रही थी सालों से। हमने टारगेट लिया है कि दिल्ली जिसमें आज भी 50% ऑफ पॉपुलेशन बिना सीवेज लीकेज के है, आज भी दिल्ली जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है, आप टैंकर पे डिपेंडेंट होते हैं, आपके यहाँ नल के माध्यम से जल नहीं आता, सीवर का कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि जो इतना सालों से दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे आज हम खड़े, अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा शहर और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कई बड़े बड़े राज्यों से बड़ा, ऐसी डेंसिटी के साथ में दिल्ली का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। परंतु सबसे पहली जरूरतें हैं तो वो सीवर लाइन है, वो जल पानी की लाइन है, वो अच्छी रोड, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और आपकी परिवहन की कनेक्टिविटी है। उसके बाद हेल्थ और शिक्षा दूसरी सेगमेंट में मान सकती हूँ। और उसके बाद तो कई चीजें हैं, कई आयाम हैं जो दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है। और हमारी सरकार पूरी तरीके से, हम तो अक्सर ये कहते हैं कि दिल्ली जीती है, अब दिल्ली वालों का दिल भी जीते, बुलंद भी रहे। और ये जो
हम देखते हैं इमारतें और जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल का जो तरीका है, उनकी जीवन शैली, उसको सुधारते हुए आप किस तरह का विजन लेकर चलती हैं? आपने सही कहा, विजन 2047 में यदि हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली कैसी है? दो चीजें मुझे लगती है। एक तो दिल्ली की जो आबादी है 2.5 करोड़ लोगों की, उनके लिए बेहतर सुविधाएं, उनके रहने की, उनका जीवन जीने की, उनके रोजगार की, हर विषय जो उनसे छूता हुआ। दिल्ली में आप ये मानिए कि 700 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं। बसाते तो गए लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते, परंतु कभी ये चिंता नहीं की कि वहां पर पानी कैसे मिलेगा, वहां सीवर की व्यवस्था क्या होगी। वो लोगों को उसी प्रकार मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इसी तरीके से 1800 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आज भी दयनीय स्थिति में वो जी रही हैं। इन सबको दिल्ली के मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, बेहतर सुविधाएं देना एक काम है। और उसके अलावा दूसरी चीज, आज दिल्ली में उद्योग, व्यापार, रोजगार क्या है? आज कुछ भी आप करने जाते हैं तो दिल्ली के पॉल्यूशन से वो जुड़ जाता है। कभी माननीय कोर्ट का आदेश आ जाता है, तो कभी दिल्ली में अनेक तरह की एजेंसियां काम करती हैं जो आपको वो करने नहीं देती। तो हम दिल्ली के लिए क्या करें? तो हमारा विजन ये है जो दिल्ली के एटमॉस्फेयर को सूट करता है कि दिल्ली को एक एजुकेशनल हब बनाया जाए, दिल्ली को टूरिस्ट हब बनाया जाए, दिल्ली को आईटी हब बनाया जाए और दिल्ली को हेल्थ केयर हब बनाया जाए, जो कि ना तो पॉल्यूशन करेगा और दिल्ली को रोजगार भी देगा और पूरे देश में, पूरे विश्व में दिल्ली का वो स्थान होगा जिसकी दिल्ली अधिकारी है। बड़ा मुद्दा भी था जो दिल्ली वालों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा देखा था, जो चुनाव मुद्दा भी बना था, वो था शीश महल का। दिल्ली वाले कह रहे हमारे पैसे से बना है, अब हमें कैसे मिलेगा? हम तो नहीं कर सकते, कौन लेते हैं? दिल्ली वाले सब ले गया। दिल्ली की खून पसीने की कमाई से को बर्बाद करते हुए जो आदरणीय केजरीवाल साहब ने अपने लिए शीश महल बनाया, आज भी वो सफेद हाथी के जैसे दिल्ली सरकार के सामने खड़ा है कि उसका क्या किया जाए। और हमें तकलीफ होती है कि दिल्ली की जनता का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया गया। पर मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं कि जितने भी रुपए उसमें खर्च हुए वो ब्याज समेत दिल्ली की तिजोरी में वापस लेके आए जाएंगे। आखिर में चलते चलते दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत जो उसको विकसित एक भारत के अंदर योगदान देने में महत्वपूर्ण बनाएगी, और एक कमजोरी जिसपे दिल्ली को और दिल्ली वालों को भी काम करना है। एक ताकत और एक कमजोरी। ताकत है दिल्ली का ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विविधता, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आकर के रह रहे हैं। एक मिनी भारत, एक मिनी इंडिया दिल्ली है, जहां हर राज्य के लोग मिलते हैं। कल मैंने ओणम मनाया, उससे पहले महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी मनाई और गरबा की तैयारी हो रही है। तो ये जो दिल्ली का कल्चर है, इसे जोड़ते हुए, इसे समेटते हुए हमें आगे लेकर के जाना है। जहां दिल्ली, जहां हर राज्य के लोगों का अधिकार है, उनकी मेहनत से ही इसको संवारना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और कमजोरी की बात मैं कहूं तो ये जो ताकत बन सकती है 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, जब लोग ये सोचने लगेंगे कि ये दिल्ली मेरी अपनी दिल्ली है, जब इसकी स्वच्छता के लिए वो प्रयास करेंगे कि इस शहर को गंदा नहीं करना। आज विदेशों में जाते हैं लोग तो रैपर उठा के वापस पर्स में रख लेते हैं, ट्रैफिक रूल का कोई वायलेशन नहीं करता है, आपकी प्रॉपर्टी को क्योंकि खराब नहीं करता है। पर जब भारत में आते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं, तो कहीं थूक दीजिए जनाब, कहीं कूड़ा फेंक दीजिए, आपको लगता ही नहीं कि ये आपका शहर है। तो अपना शहर है, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, मेरी दिल्ली मैं ही बनाऊं, सजाऊं, इसे हरा भरा स्वच्छ बनाऊं
जिस दिन हमने ये तय कर लिया उस दिन से दिल्ली बेहतर, सुंदर, स्वच्छ, हरी भरी और हम सबके रहने लायक हो जाएगी। बिल्कुल, पर्यावरण के लिए आप काम कर रहे हैं, सरकार पूरी मेहनत कर रही है और नागरिक कल्याण जो संघ के भी पंच परिवर्तन का एक मुख्य बिंदु है, उसके लिए रेखा जी का आह्वान दिल्ली वालों से और किसी भी राज्य के लोगों को अपने राज्य को सुंदर बनाने के लिए नागरिक कर्तव्य तो निभाने ही चाहिए। रेखा जी आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अरुण जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पर आए। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल साहब भी आ गए हैं, भी आ गए हैं कि उनका स्वागत करें और श्री पाटिल साहब से भी अनुरोध है कि संशोधन है कि इस साल चूंकि संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इस पर एक पुस्तक का विमोचन भी हम चाहेंगे कि मंच पर उपस्थित सभी लोग करें। संकल्प यात्रा 100 साल पहले शुरू हुई यात्रा किस तरह से अपने निर्वाह पर बढ़ती रही, इसके लिए विमोचन के लिए सभी का तालियों से स्वागत। अगर ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस साल हम ये चर्चा बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि यात्रा किस तरह की रही। हितेश शंकर ने इस किताब को लिखा और संपादित किया है। सुरुचि प्रकाशन से आप लोग ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो जरूर लीजिएगा। काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा और ये संग्रह ही है, इसकी तो गारंटी है।